Why were you refused money by your father? एक तो ये हो सकता है. दूसरा तरीका हो सकता है why was money refused to you by your father? ठीक है. Anna and his team hope to fight corruption with Jan Lokpal bill. It is hoped by Anna and his team. ये होगा. It is hoped by Anna and his team to fight corruption with Jan Lokpal bill. Drinking and driving. Drinking and driving are a major cause. देखो drinking and driving is a major cause of accident होगा ना, क्योंकि एक तो major cause लिखा है, causes नहीं लिखा है, और दोनों एक साथ किया जाता है ना तब घातक हो जाता है. तो ये one action की तरफ indicate कर रहा है, is होगा. The ebb and flow of the tides are now understood. The ebb and flow of the tides is होगा. He is, क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कुलदीप, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका. He is always looking down, looking in क्या for good books. Looking for होगा बेटा, look for मतलब होता है खोजना, search. The perquisite to this job makes it even more attractive than the salary indicated. सही है, जानते हो उत्पल, इसमें क्या था ना, perquisites करके फिर R लगा दिया था, सही है. It is easier to preach them than to follow होगा ना. It is easier to preach than, THAN होगा. स्पीडोमीटर का देख लो, अब बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है इसका. The train passed through a long tunnel होगा. The train passed through a long tunnel. चंदन, रिवीजन तो आपको क्लासरूम नोट्स करना चाहिए अब, क्योंकि आप एक बार जब क्लास वॉच कर लेते हो तो फिर उसको दोबारा वॉच करने की ज़रूरत नहीं है आप, लेकिन देख लो, जो चीज़ समझ में नहीं आए फिर उसको दोबारा देखना पड़ेगा. हम लोग लास्ट पॉइंट किए थे अ ग्रेट मैनी ना, ग्रेट मैनी किए थे, देखो तो एक बार चेक कर लेना. लास्ट पॉइंट मैनी किया होगा. नेक्स्ट आओ मोर देन वन पे. वर्तिका, कैसे क्वेश्चंस थे कुछ बताओ. 21 क्वेश्चंस आउट ऑफ 25 तो अच्छा है, लेकिन कैसे क्वेश्चंस थे जरा बताओ हमें. द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया इज स्टिल लोअर दैन मोस्ट ऑफ द अदर डेवलप्ड कंट्रीज. अदर डेवलप नहीं होगा बेटा, अदर हटाओ, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री है इंडिया. इज लोअर दैन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज होगा, अदर हटाओ क्योंकि इंडिया डेवलप नहीं है. टेस्ट सीरीज उत्पल सबसे बेस्ट दे रहे हैं अभी हम लोग, सारा टेस्ट रीडिंग का प्रूफ रीडिंग मैं करती हूँ, इसीलिए आप ले लो, बेटर होगा.
चलो ये दो देखो ध्यान से, हम लोग कहते हैं ना एक से अधिक लड़के आए हैं, हिंदी में देखो एक से अधिक लड़के आए हैं, लेकिन जब एक से अधिक की बात होती है तो आपके पास एक स्ट्रक्चर होता है मोर देन वन। अगर मोर देन वन कहोगे ना तो एकम्प्लिस लगाया है मैंने, एकम्प्लिसेस नहीं लगाया है। एकम्प्लिस सिंगुलर नाउन है यानी कि पार्टनर इन क्राइम, तो एकम्प्लिसेस नहीं है। मोर देन वन के साथ देखो सिंगुलर नाउन है और फिर हैज लगाया है यानी सिंगुलर वर्ब लगाया है ना, कि एक से अधिक पार्टनर इन क्राइम को अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट आओ, मोर मेन देन वन। अगर आपको हिंदी वाला फीलिंग चाहिए कि एक से अधिक लड़के वाला फीलिंग चाहिए तो मोर अलग करो और देन वन जो है ना उसको अलग करो। अलग कर दोगे तब बीच में आप प्लूरल नाउन लगाओगे और इधर प्लूरल वर्ब लगाओगे। यानी स्ट्रक्चर ध्यान से देखो क्या है, पहले स्ट्रक्चर में मोर देन वन एक साथ है, उनके साथ सब कुछ सिंगुलर चलेगा, लेकिन सेकंड में मोर अलग है और देन वन अलग है, तो उनके साथ देख लो सब कुछ प्लूरल चलेगा। इसलिए सिर्फ हिंदी का कई बार कहते हैं, स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं कि एक से अधिक लड़कों की बात होती है ना, आप हिंदी के अकॉर्डिंग चलोगे तो स्ट्रक्चर हिंदी के अकॉर्डिंग रखोगे, आप ले रहे हो स्ट्रक्चर इंग्लिश के अकॉर्डिंग और हिंदी के अकॉर्डिंग सोचोगे, नहीं चलेगा। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम? टू इजी, ओके। नेक्स्ट आओ, वन।
1 में आ जाओ। देखो ध्यान से, 1 यहाँ पे प्रोनाउन है। 1 मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। देखो, यानी अगर आप 1 को प्रोनाउन के रूप में ले रहे हो तो वो पजेसिव वंस लेगा, ठीक है। दिस कार इज बेटर दैन दैट, तो एक ही है ना तो 1, लेकिन बहुत सारे हैं तो वंस, यानी कि सिंगुलर फॉर्म 1 होगा और प्लूरल फॉर्म वंस होगा। फाइन। अब आते हैं, कहानियों में कहते हैं एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम। इसका स्पेलिंग देखो, ये वंस और ये वंस दोनों अलग है। ये ONE का प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल प्रोनाउन है ये, और ये कह रहा है एक समय की बात है, इसीलिए इसको आप लिख लेना, एक समय की बात है। It disappeared at once. At once का मतलब होता है अचानक। At once का मतलब अचानक, अचानक। कुंभ मेला comes एक बार, once in 4 years। देखो अगेन once लगा रहे हैं एक बार के लिए। और एक कहावत है once and for all। इसका मतलब है एक बार हमेशा के लिए। एक बार मना कर दिया ना, अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये मीनिंग निकलता है इसका। once and for all का मतलब है for the last time, only once and this for the last time, एक बार हमेशा के लिए, फिर से रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। अब मैं आपको कोई मैथ्स का क्वेश्चन दे रही हूँ, ठीक है ना। मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन दे रही हूँ कि भाई देखो 0 1 2 है, 1 को उसी के पोजीशन पे रखो और 0 और 2 को आपस में इंटरचेंज कर दो। मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ कुछ आपको मैथ्स से रिलेटेड। अब आओ, ये जो 1 है ये क्या है, ये नंबर 1 है, यानी कि ये 1 संख्या 1 है, यानी ये नाउन है। एक संख्या को हमने 1 कहा, दूसरे को 2 कहा, तीसरे को 3 कहा, यानी कि नाम दिया। अब देखो मैं क्या करूंगी, 1 विल रिमेन इन इट्स प्लेस। नाउन का अगर यही 1 नाउन होगा तो इट्स हो जाएगा, वंस नहीं इट्स। और 2 और 0 2 है तो 2 इट्स का बहुवचन देर होता है। लेकिन 8 में आओ, 1 बॉय हैज डन हिज वर्क। क्यों? क्योंकि अगर ये 1 एडजेक्टिव हुआ
तो पजेसिव एडजेक्टिव किसके अकॉर्डिंग आएगा भाई? इसके बाद जो नाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा ना। वन बॉय है तो हिज हो गया, वन गर्ल होती तो हर हो जाता। इसीलिए वन से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमें, एडजेक्टिव है तो कुछ नहीं कर सकते। शी कम्स टू दिल्ली वंस इन अ वाइल, देखो वंस, अगेन ये वंस आ गया, कभी कभार। वंस इन अ वाइल का मतलब कभी कभार, ओकेजनली। वंस इन अ वाइल, कभी कभार, ओकेजनली। बेटा वंस प्लेस इसलिए नहीं होगा क्योंकि वन यहाँ पे प्रोनाउन है ही नहीं, नाउन है। अरुण, राइटिंग स्किल तो आप इम्प्रूव करोगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में ना, तो डिस्क्रिप्टिव शुरू करेंगे जब आपका मेंस खत्म होगा ना, डिस्क्रिप्टिव बैच शुरू करेंगे, उस समय देखना। हो गया? बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो? सो ये कंप्लीट है ONE ONCE का, देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अब आओ ऑल पे। लिख लिया? देखो कहावत है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब है अंत भला तो सब भला। सेकेंड भी कहावत है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। जरा ध्यान से देखो दोनों का फॉर्मेशन, ऑल इज सिंगुलर वर्ब है, दैट एंड्स सिंगुलर वर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज देखो सिंगुलर वर्ब है, देख रहे हो? लेकिन मैं पूछूं अगर कैसे घर में सब लोग, तो कहोगे ऑल आर वेल, इसका मतलब देखो प्लूरल वर्ब लगा दिया। मीन्स व्हाट? आप डिपेंड करता है ऑल किस रूप में ले रहे हो। अगर आप ऑल का मतलब है सब लोग, सॉरी सब कुछ, यानी आप इसको अनकाउंटेबल नाउन के सेंस में ले रहे हो तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। लेकिन ऑल का मतलब अगर सब लोग हैं, सब घर के लोग, घर का सामान या घर जो आपके जानवर है, अगर उनकी बात कर रहे हो, मतलब आपको अंडरस्टूड होना पड़ेगा कि किसकी बात हो रही है, आपको समझ में आना पड़ेगा। अगर सब लोग या सभी की बात करने लगोगे, यानी कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के सेंस में लोगे, तो प्लूरल वर्ब आएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं एडजेक्टिव के रूप में लूँ तो ऑल बॉयज आर गुड। अब देखो बॉयज नाउन है, ऑल क्या किया है, इस प्लूरल नाउन के लिए एडजेक्टिव के रूप में लगा रहे हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगाओगे।
अगर मैं कहूँ ऑल इंफॉर्मेशन इज करेक्ट, अगेन वो एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, यानी ऑल सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, सॉरी अनकाउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल नाउन दोनों के साथ आ सकता है। हाँ, ऑल बॉय नहीं बोलते, ऑल बॉयज बोलते, इसलिए कहा मैंने कि प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, यानी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ आएगा, लेकिन काउंटेबल में प्लूरल के साथ आएगा। बताओ कुछ, कोई प्रॉब्लम? वर्तिका, द बिगेस्ट होगा ना, द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, ठीक है। टेस्ट सीरीज तो परमानेंट चलता रहता है सोनू, हर सप्ताह टेस्ट सीरीज होता है। बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? लास्ट पॉइंट में आओ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 पॉइंट्स को ध्यान रखना। चलो देखो ध्यान से, वापस चलो, जो मैंने कहा था आपको ईच, है ना। अगर मैं कहूं, चलो सबसे आसान वाले में चलते हैं, 1 पे। अगर मैं कहूं 1, तो 1 के साथ क्या लगाया था? 1 हैज डन हिज वर्क, कि वंस वर्क। 1 हैज डन हिज वर्क नहीं होता है, वंस वर्क होगा, है ना। लेकिन 1 सिंगुलर है, वंस वर्क आया, और आगे जाके प्रोनाउन भी क्या होगा? वन सेल्फ। तो क्या था? 1 हैज डन वंस वर्क वन सेल्फ, यानी 1 के साथ हम सब कुछ सिंगुलर लिए थे, राइट। यानी अगर एक की बात करें, अब चलो 1 को ले ले हम एडजेक्टिव के रूप में, उसके बाद बॉय लगा लूँ मैं। 1 बॉय, तो बॉय कहा मैंने, बॉयज नहीं कहा। 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ, यानी एक लड़के की बात कर रही हूँ। 1 बॉय हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। देखो ध्यान से, 1 के साथ हमने सब कुछ सिंगुलर लगाया, लेकिन ये कहने का तरीका एक और हो सकता है कि 1 ऑफ द बॉयज, जितने लड़के बैठे हैं उन सब लड़कों में से एक, 1 ऑफ द बॉयज। काम कितने लड़कों ने किया है? सिर्फ एक ने किया है। तो मैं कहूँगी लड़कों में से एक ने अपना काम किया है, तो मैं कहूँगी 1 ऑफ द बॉयज। और अगर प्रोनाउन लगाऊंगी तो मैं कहूँगी 1 ऑफ देम, यानी कि नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा। लेकिन उसके बाद मैं कह रही हूँ लड़का तो एक ही है जो काम किया है, तो मैं कहूँगी हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। यानी देखो 1 ऑफ के बाद मैंने बॉय नहीं कहा, बॉयज कहा, यानी प्लूरल नाउन लगाया। 1 ऑफ देम कहा,
यानी प्लूरल प्रोनाउन लगाया, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। लेकिन आगे मैंने कहा हैज़ डन, सिंगुलर वर्ब लगाया, हिज वर्क, अगेन सिंगुलर एडजेक्टिव लगाया, और हिमसेल्फ यानी कि उसके बाद हमने सिंगुलर प्रोनाउन लगाया। देखो राइट। चलो देखो ध्यान से, सेकंड में मैंने कहा एवरी वन ऑफ, ऑफ के बाद ठीक प्लूरल आ गया देम, लेकिन फिर मैंने कहा था सब कुछ सिंगुलर चलेगा, सिंगुलर के लिए नोज होना चाहिए था, नो नहीं नोज होना चाहिए था। थर्ड में आओ, नन ऑफ हिज हैंड्स आर वर्किंग। देखो नन ऑफ हिज हैंड्स, आपके हाथ सिर्फ दो होते हैं, नन याद रखना, दो से अधिक में से एक भी नहीं के लिए आता है। यानी
नन का इस्तेमाल हम करते हैं 0 आउट ऑफ मोर देन 2। मोर देन 2 में से जो 0 होता है ना वो नन होता है। इसीलिए आपके पास सिर्फ 2 हाथें हैं, 2 हाथों में से एक भी नहीं के लिए आप नीदर लगाओगे। मतलब नीदर के इस्तेमाल करते हैं 2 में से एक भी नहीं के लिए। नीदर इज 0 आउट ऑफ 2। मैंने सारा आपका एडजेक्टिव भी क्लियर कर दिया है। इनडेफिनिट एडजेक्टिव और प्रोनाउन का जो पोर्शन था ना वो पूरा ख़त्म इसी में। आपको फिर से उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में इंपॉर्टेंट था, इसीलिए किया मैंने। नेक्स्ट आओ, देखो नन ऑफ हिज फिंगर्स बिल्कुल सही है, क्योंकि फिंगर्स हमारे 10 होते हैं, लेकिन नन ऑफ के बाद फिंगर्स तो प्लूरल सही है, लेकिन उसके बाद सिंगुलर वर्ब आना चाहिए था ना। ये सिंगुलर करो, उसके बाद तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए ना। यू कैन टेक डैश ऑफ द 2 रोड्स। अब देखो 2 रोड्स, 2 रोड हैं, ठीक है ना। 2 में से एक की बात करें हम तो हम इधर लगाएंगे, 2 में से एक, यानी 1 आउट ऑफ 2। और 1 का मतलब 2 से अधिक में से एक। जब 2 से अधिक हो उसमें से एक लेना है तो 1 लगाएंगे, यानी 1 इज 1 आउट ऑफ मोर देन 2। ठीक है। यू कैन टेक डैश ऑफ द 2 रोड्स। 2 रोड्स में से एक की बात हो रही है, तो 2 में से एक के लिए हम इधर लगाते हैं। फाइन। अब देखो यहाँ 6 में 4 बेटे हैं, उनमें से एक भी उसकी देखभाल नहीं करता, तो 4 में से एक भी नहीं के लिए नन आएगा ना। नीदर का मतलब तो 2 में से एक भी नहीं होता है। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो। ठीक है। अब आओ फिर से वापस चलते हैं कहाँ, 1 पे। मैंने कहा था वन बॉय हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ। एक लड़के की तरफ इशारा किया मैंने। सेकेंड केस मैंने आपको सिखाया वन ऑफ द बॉयज़, जितने बॉयज़ बैठे उनमें से वन ऑफ द बॉयज़, लेकिन काम तो एक ही लड़के ने किया है, तो कहूँगी हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ। ये अभी बताया। तीसरा स्ट्रक्चर देखो, मान लो सभी लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है, मुझे अपना काम करके दिया है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लड़कों ने काम किया है ना, उनमें से सिर्फ एक लड़के ने अपना काम खुद किया है। अब देखो उसका स्ट्रक्चर,
अब ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है द बॉयज हु हैव सबमिटेड देयर वर्क, देख रहे हो सारा का सारा प्लूरल चल रहा है क्योंकि लड़कों ने अपना काम सबमिट किया है। और दूसरा पार्ट है कि उनमें से एक ने हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। देखो ये पूरा सिंगुलर चल रहा है ना। इसीलिए यहाँ पे आपको सेंटेंस के अर्थ को समझना पड़ेगा ढंग से, वरना अगर कहोगे नियम लिखाओ तो पता आपका रूल क्या है। रूल कहता है इसको पहचानिए, WH फैमिली है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि यही तो जोड़ रहा है दोनों को, वरना दोनों अलग अलग होता। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करता है। ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लग गया। यानी बॉयज क्या है यहाँ पे, प्लूरल नाउन, तो वर्ब क्या ले लिया, प्लूरल वर्ब। बस आपको नियम लिखाऊंगी तो मैं इतना ही लिखा पाऊंगी। लेकिन देखो ना, प्लूरल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, लेकिन एडजेक्टिव भी तो एग्री करेगा उससे। और फिर दूसरा भाग क्या है, वन, तो वन के अकॉर्डिंग बाकी पोर्शन तो वन के अकॉर्डिंग चलेगा ना। वन ऑफ द बॉयज, मैं यहाँ पे वन नहीं कह रही हूँ कि वंस लगा दोगे, बॉयज की बात कर रही हूँ। तो लड़कों में से एक ने तो हैज डन हिज वर्क हिमसेल्फ। सो यहाँ पे दो पोर्शन है, इसीलिए आप अगर रूल लिखोगे तो बहुत थोड़ा सा पोर्शन का रूल लिख पाओगे। थर्ड सेंटेंस देखो तो क्या है, ओके सॉरी, मैंने आपको नीदर के बताने के चक्कर में आपको गलती सुधरवाया नहीं। नीदर ऑफ हिज हैंड्स इज वर्किंग होगा बेटा, बिल्कुल सही। देखो नीदर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा इज वर्किंग, ठीक है, सब में सिंगुलर होगा। नन ऑफ हिज सन्स लुक्ड आफ्टर हिम था, ठीक है, वो तो पास्ट टेंस था, हो गया। अब सुनो, इसमें आप सिर्फ नियम इतना का ही लिख पाओगे, इसलिए लिख लो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब, the verb that follows the relative pronoun, रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट से मैच करना चाहिए, से एग्री करना चाहिए, मस्ट एग्री टू द एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन। आगे लिखो, लेकिन यहां बट हियर पूरे वाक्य के अर्थ को समझना पड़ेगा। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, you will have to understand the meaning of the whole sentence.
चलो देखो ध्यान से, शी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ठीक लग रहा है, वन ऑफ द बॉयज था तो वन ऑफ द लीडर्स बिल्कुल सही है। अब आओ दैट लगा दिया मैंने, ध्यान रखना रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है ना, ये WH फैमिली तो होता ही है और दैट भी होता है, ठीक है, यानी ये दैट बिल्कुल सही है। अब इस दैट के पहले लीडर्स है तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो लीडर से मैच करेगा ना, एंटीसीडेंट से मैच करेगा ना। मतलब जो ग्रेटेस्ट लीडर्स इंडिया में पैदा हुए हैं ये उनमें से एक थी, यानी कि हम उनको ग्रेटेस्ट लीडर्स में से एक कह रहे हैं ना। कौन से ग्रेटेस्ट लीडर्स? जो पैदा हुए थे इंडिया में, अकेली ये पैदा नहीं हुई है, पैदा हुए थे। देखो ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। अब प्लेयर्स में आ गए, जब हु लगाए हो तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो प्ले होगा ना। अब खुद सोचो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि ये व्यक्ति उन महान खिलाड़ियों में से है जो खिलाड़ी अपने देश के लिए खेले हैं ना, इस आदमी के देश के लिए थोड़ी खेलेंगे खाली। यानी कि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग प्ले चला तो प्लेयर्स के अकॉर्डिंग हिज थोड़ी चलेगा, देयर चलेगा ना। सभी खिलाड़ी इस व्यक्ति के देश के लिए थोड़ी खेलेंगे। ये उन महान खिलाड़ियों में से हैं जो महान खिलाड़ी अपने देशों के लिए खेले हैं ना। अब आ जाओ, इट इज आई हु, WH फैमिली के बाद आने वाला वर्ब एंटीसीडेंट से मैच करेगा, इज नहीं आएगा, एम आएगा कि मैं हूं जिस पर आरोप लगना चाहिए। ठीक है, Isn't it I, अब मैं इसको क्वेश्चन के रूप में बना दिया मैंने। Isn't it I, it is I का इंट्रोगेटिव फॉर्म is it I, a negative interrogative isn't it I। अगेन बात तो सेम है, WH फैमिली के बाद am आएगा क्योंकि WH फैमिली के पहले I था। अब आओ फिफ्थ में। फिफ्थ में पंगा क्या है, ये दैट दिख रहा है ना, जैसे जैसे नॉवेल्स दिखता है हम हैव लगाना सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे हैज़ बिल्कुल सही है। क्यों सही है? देखो, कहना चाह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, उसका सिर्फ एक ही नॉवल पब्लिश हुआ है, तो हमने क्या लगा दिया, सिर्फ ओनली वन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ओनली वन के अलावा देयर भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं कहूँ देयर इज नो प्रॉब्लम, इसका मतलब है कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूँ दिस इज नो प्रॉब्लम, यानी ये जो दिखा रहे हो ना आप, ये कोई समस्या नहीं है। तो इसे ध्यान रखना कि देयर का मतलब हो गया कि हम सेंटेंस की शुरुआत देयर से कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स, यानी कि पूरे मिला के, सब कुछ मिला के उसका सिर्फ एक नॉवल पब्लिश हुआ है, बहुत सारे नॉवेल्स पब्लिश नहीं हुए हैं उसके, इसीलिए ओनली वन और देयर मिल के बता रहा है कि भाई इसका एक ही नॉवल पब्लिश हुआ है, लिखा इसने कई है। तो नॉवेल्स के अकॉर्डिंग हैज़ नहीं चलेगा, यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे ओनली वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और देयर से शुरू हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड होगा। ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है ओनली वन की वजह से। नन, रुपेश, नन का मतलब होता है, जब मैंने कहा नन ऑफ हिज 4 सन्स, ठीक है ना, नीदर ऑफ हिज 4 सन्स नहीं हुआ, क्यों? 2 से अधिक में से एक भी नहीं के लिए हम नन लगाते हैं, है ना। नीदर ऑफ हिज हैंड्स इज वर्किंग होगा बेटा, हाँ सही कह रहे हो, इज वर्किंग होगा। वन ऑफ द बॉयज हु हैव सबमिटेड देयर वर्क, बिल्कुल सही है। फिर आगे लगाएंगे ना, यहाँ पे सेंटेंस कैसे खत्म कर दोगे? वहाँ पे 2 भाग था सेंटेंस का, बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ।
बस चैप्टर खत्म है। अब आप ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ाती हूँ ना, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अलग रखती हूँ, नाउन को बिल्कुल अलग रखती हूँ। कारण क्या है कि नाउन अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, और नाउन में सारा हम लोग वैसे ही कंफ्यूजिंग नाउन तो पढ़ेंगे जिनको देख के लगेगा ये प्लूरल है, होता है सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लेगा। अब उसको हम यहाँ मिक्स करेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नाउन चैप्टर खुद भी बहुत बड़ा है। यानी अगर देखा जाए तो मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म किया है वो मैंने अपने हिसाब का ख़त्म किया है। इसीलिए आप मेरी किताब में 1000 प्लस 900 प्लस जो बुक है और जो असाइनमेंट मैं शेयर करूंगी आपके साथ अभी थोड़ी देर में या कल तक मैं असाइनमेंट शेयर कर दूंगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ये 3 देख लोगे। अगर आप नाउन देख लोगे ना जब चैप्टर, तब भले आप बाहर के बुक्स को देख सकते हो, क्योंकि बाहर वो सब कुछ बिल्कुल खिचड़ी पका के रख दिया है, नाउन को भी मिक्स कर दिया है। इसीलिए 1000 डिटेक्टिंग एरर, 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट और असाइनमेंट, इसके अलावा आप मेरा वॉल्यूम 1 देख लेना, सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। हालांकि वॉल्यूम 1 में भी थोड़ा बहुत नाउन मैंने मिक्स किया हुआ है, लेकिन मैंने बाद में बिल्कुल अलग ख़त्म कर दिया, क्योंकि नाउन चैप्टर दोनों में खिचड़ी बन रहा था, इसीलिए मैंने अलग कर दिया। बताइए, कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछो। इस क्यों आएगा मेघना? आई के अकॉर्डिंग तो एम चलेगा ना, रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन क्या, सुनो ध्यान से। अब आप एक चीज़ मार्क कर रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे 2 सेंटेंस को इट इज़ आई एंड आई एम एट लॉस दोनों को जोड़ रही हूँ। जो जोड़ता है ना, जो वो रिलेट करता है ना, और अगर प्रोनाउन रिलेट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है, तो रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है। बेटर है उत्पल, क्योंकि बात क्या है, कितनी किताबें पढ़ो, जितनी किताबें पढ़ोगे ना, बात सब जगह वही है। बस आप पढ़ो किताबें 1-2 और सब प्रैक्टिस करो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि जितना मैंने पढ़ा दिया उससे ज़्यादा फिर कुछ बचा है आप किसी भी चैप्टर में। वोकैबुलरी में आ जाऊँ। क्या कौन सा वोकैबुलरी का शीट? इलेवेंथ खत्म हो गया था पूरा। 12 टेलीग्राम में भी शेयर कर दो जरा। देखो 1 से लेकर 7 तक आपको एक रूट दिखेगा ANN, एन, जिसका मतलब होता है ईयर। तभी तो हम एनुअल का मतलब सालाना बोलते हैं। देख लो, पहला ही वर्ड है एनुअल, यानी ईयरली, सालाना। क्योंकि एन अगर ईयर है तो एनुअल इज एडजेक्टिव, सालाना। बाई एनुअल, बाई मतलब हमेशा जहां दिखे समझ जाओ 2 है, तो बाई एनुअल का मतलब हुआ ट्वाइस अ ईयर। बाई एनुअल हो गया ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार। लेकिन
एक और है ना बाइनियल। बाइनियल का मतलब बाई अगेन बाई है यानी दो है उसमें, लेकिन बाइनियल का मतलब साल में 2 बार नहीं होता, 2 साल में 1 बार होता है। इसीलिए थर्ड लिखना वंस इन 2 years। कुछ प्लांट्स होते हैं पहले साल में उगेंगे और बढ़ेंगे, दूसरे साल में फल देंगे फिर मर जाएंगे, तो वो बाइनियल होते हैं। ठीक है, 5th में आने के पहले ग्रेचुइटी वर्ड बता दे रही हूँ। एक तरह का एनुअल, एक तरह का अलाउंस होता है। ग्रेचुइटी जो होते हैं ना गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में, एक अलाउंस होता है। ठीक है, अब इस अलाउंस को, ग्रेचुइटी को मैंने एन के साथ मिला के एनुइटी बनाया है। एन का मतलब क्या हुआ? ईयरली, तो ये हो गया एनुअल अलाउंस। ग्रेचुइटी और एन मिलके बना है एनुइटी, दैट मीन्स एनुअल अलाउंस। ठीक है, सुपर, सुपर मतलब ज़्यादा हो जाना कोई चीज़, और सुपर मतलब बेहतर, और एन मतलब साल, यानी जब साल को भी आप पार कर गए तो सुपर एनुएटेड होते हो, यानी कि जितने साल काम करने हैं वो कर चुके तो आप रिटायर होते हो। रिटायर्ड को होता है सुपर एनुएटेड, रिटायर्ड। देखो 7th और 8th में पेरिनियल और परपेचुअल। पहले तो पेरिनियल में एन दिख रहा है आपको, हालांकि ए गायब है, लेकिन PER का मतलब क्या है? जब भी ये PER होता है ना, इसका 2 मतलब होता है। एक पर मतलब प्रति हो गया, और एक पर का मतलब लगातार कोई चीज़ है ना बना हुआ है, परमानेंट वाला पर, वो आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पे 6th, 7th और 8th में जो पर है ना, वो प्रति वाला नहीं परमानेंट वाला लेंगे, परमानेंट वाला पर ले रहे। अब आ जाऊं 7th में, पेरिनियल। पेरिनियल होता है सालों साल जो चले, फॉर इयर्स। इसीलिए पेरिनियल ट्रीज जो होते हैं ना वो सालों साल टिके रहते हैं और सैकड़ों साल जीते हैं, तो पेरिनियल होते हैं। ठीक है ना, इसलिए प्लांट्स को हम लोग 3 में डिवाइड करते हैं, एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल। ठीक है, और परपेचुअल का मतलब होता है कांस्टेंट, लगातार बना रहे। जैसे करप्शन को कहते हैं इट इज अ परपेचुअल प्रॉब्लम, लगातार बना हुआ है सालों साल से। चलो 10th आओ, प्रेसिडेंट और एंटीसीडेंट। 9th और 10th, 9th और 10th, प्री और एंटी, ये दोनों रूट है के पहले का। अभी नहीं कहा था मैंने एंटीसीडेंट टू द रिलेटिव प्रोनाउन, तो मैंने कहा था रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो आता है, तो प्री और एंटी का मतलब भी तो वही हो गया, के पहले। प्रीसीडेंट और एंटीसीडेंट, दैट कम्स बिफोर। अगर मैं कहूँ ये ऐसी घटना है जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है, यानी पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है ना। अब आओ 10th, 11th एंड 12th। 10th, 11th और 12th, इन तीनों का एक रूट है बेली। इसका मतलब लड़ाई होता है, वॉर होता है। बेली जो है वो रूट है वॉर का, और एंटी मैंने कहा था पहले, इसीलिए 11th नंबर में आ गए एंटी बेलम, मीन्स बिफोर वॉर, युद्ध के पहले। ट्वेल्थ एंड 13th दोनों सिनोनिम हैं, और दोनों का मतलब बेलिकस एंड बेलिजेरेंट, लड़ाकू।
लड़ने वाले जो होते हैं, quarrelsome, querulous, झगड़ालू जिसको कहोगे, bellicose and belligerent, belly मतलब लड़ाई, तो लड़ने वाले जो होते हैं लड़ाकू वो belligerent और bellicose होते हैं, ठीक है। 14th आओ, 14th इसका एंटोनिम है पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना, है ना, गुस्सा वगैरह शांत करवाते हैं तो पैसिफाई करते हैं, इसीलिए पैसिफिस्ट का मतलब हो गया शांति दूत, वन हु लव्स पीस, शांति दूत। पैसिफिस्ट का मतलब शांति दूत। ठीक है। 15th में आओ, रिबेलियन। रिबेलियन होते हैं ना जो रिबेल करते हैं, रिबेल करने का मतलब होता है जो विद्रोह करते हैं, इसे रिबेलियन इज विद्रोही, दैट नहीं लगा, ऐसे लिखो, वन हु गोज अगेंस्ट, ठीक है। और जानते हैं एक और वर्ड है COUP, P यहाँ साइलेंट होता है, कू, इसका मतलब होता है आर्म्ड रिबेल, जो सेना कर जाती है ना कभी कभी कुछ देशों में, वो आर्म्ड रिबेल को कू कहते हैं, सशस्त्र विद्रोह कहते हैं जिसको। अब आइए 16 में, देखिए एंटी का मतलब तो हो गया क्या है के पहले, न्यूप्टियल, न्यूप्टियल जो होते हैं ना, जहां भी दिखे समझ जाओ शादी की बात हो रही है, तो एंटी न्यूप्टियल का मतलब हो गया बिफोर मैरिज, ठीक है। अब आओ एंटीडेट, ये जो वर्ड एंटीडेट है ये बिल्कुल अननोन वर्ड है मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए, क्योंकि लोग इसको कह देते हैं प्रीपोन, प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं है। एंटीडेट का मतलब होता है प्रीपोन, प्रीपोन मतलब डेट पहले बढ़ाना सोच लेते हैं, पोस्टपोन मतलब डेट आगे करने की बात कर देते हैं, एंटी मतलब बिफोर और डेट मतलब डेट हुआ, इसका मतलब है कि तारीख पीछे करना, टू गिव अ प्रायर डेट, लेटर डेट नहीं, प्रायर डेट, पहले का तारीख दे देना, इसलिए एंटी डेट होता है वर्ड, प्रीपोन जैसा कोई वर्ड नहीं है डिक्शनरी में। अब 18 से लेकर 24 तक आइए, ये सब है रूट नियो का, 18 से लेकर 24 तक नियो, नियो का मतलब लिखो नया, नियो मतलब नया, न्यू जिसको कहोगे। नियोनेटल, सबसे पहले आप नेटल का मतलब देख लो, नेटल जहां भी दिखते हैं यहां पर ये बर्थ मीनिंग देता है नेटल का, ठीक है। इसलिए 18 में नियोनेटल इज न्यूली बॉर्न, नियोनेटल इज न्यूली बॉर्न। जहां पर भी आपको क्रेसी वर्ड दिख जाए समझ जाना रूल की बात हो रही है। डेमोक्रेसी में सुनते हो ना, डेमो मतलब लोग और क्रेसी मतलब शासन, क्रेसी जहां भी दिखे समझ जाओ रूल है। नियोक्रेसी मतलब होता है
नए नए नौसिखियों के द्वारा शासन, यानी कि रूल्ड बाय न्यू एंड इनएक्सपीरियंस्ड पीपल। बताओ, जो समझ में नहीं आया पूछो। ठीक है, 20 में आओ। नियोलॉजी, लॉजी इज लाइक स्टडी, लेकिन नियोलॉजी मीन्स क्या होता है? लाइक मेकिंग ऑफ ए न्यू वर्ड। जैसे लोगों का मतलब जो होता है ना, अगर मैं कहूँ लोगोक्रेसी, तो लोगोक्रेसी का मतलब शब्दों के द्वारा शासन होता है, यानी कि सिर्फ बोलते ही हैं, उसके द्वारा ही शासन कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। इसी लॉजी जो होता है ना, ये समझ जाओ स्टडी होता है, लेकिन लोगों का मतलब जो होता है वो वर्ड भी होता है, ये समझ लो। इसीलिए यहाँ पे देखो, नियोलॉजी जो है ना, इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू वर्ड्स। जैसे नया वर्ड आया सेल्फी, जब आपका फ्रंट कैमरा आया मोबाइल में तो सेल्फी वर्ड नया आया, ठीक है। फॉर्मेशन जो होगा उसको हम नियोलॉजी कहेंगे, लेकिन ऐसे जो वर्ड होंगे ना, सीधा 23 में आओ। नियोलॉगिज्म, दिस इज अ न्यूली कॉइंड वर्ड। कॉइंड मतलब बनाया हुआ। ठीक है, 21 में आओ। नियोमॉर्फ, मॉर्फ इज लाइक मॉर्फोलॉजी जो होता है ना, उसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, शरीर का स्ट्रक्चर बनावट पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या क्या हमारे पार्ट्स हैं वो पढ़ते हैं। तो नियोमॉर्फ इज सच अ बॉडी पार्ट जो हमारे एंसेस्टर्स में नहीं दिखा, अचानक हम में दिख गया, तो वो क्या होगा? नियोमॉर्फ होगा। अ न्यू structure that wasn't in my ancestors। कभी आइस का कलर देखोगे, बिल्कुल न्यू आइस का कलर दिख जाएगा आपको, दैट इज ए न्यू मॉर्फ। ठीक है, और नियोफाइट तो मैंने पहले भी बताया है कि नियोफाइट होता है नया नया जो पैदा हुआ है, मैंने कहा था। इसका सिनोनिम लिखवाया था नोविस, टाइरो, ग्रीन हॉर्न, यानी नौसिखिया, इनएक्सपीरियंस्ड, ये सब बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आओ नियोगैमिस्ट। गैमी जहां वर्ड दिखे समझ जाओ, शादी की बात हो रही है। नियोगैमिस्ट इज जिसकी नई नई शादी हुई है, न्यूली मैरिड। नेक्स्ट आओ फिलैंडरर। देखो फिल मतलब लव होता है, जहां फिल देखे समझ जाओ लव, और एंडर जहां दिख जाए समझ जाओ पुरुष की बात हो रही है, मेल की बात हो रही है। तो जो कैजुअल लव अफेयर्स में जो पुरुष लिप्त होते हैं ना, उनको हम फिलैंडरर कहते हैं।
फिलैंडरर मतलब हो गया दिलफेक पुरुष, अ पर्सन, पर्सन मत लिखो, अ मैन लिखो। इन्वॉल्व इन कैजुअल लव अफेयर्स, लेकिन अगर ऐसी महिला हो जाए ना तो वो कॉकेट कहलाती है। ठीक है, सेम मीनिंग उतार देना, खाली अ वुमेन लिख देना बस मैन की जगह पे। सेम मीनिंग उतार देना, सिर्फ मैन की जगह पे वुमेन लिख देना। फिलैंडरर का एक सिनोनिम भी लिख देना, कैसानोवा। ट्वेंटी थर्ड का मैंने पहले बता दिया था आपको, न्यूली कॉइंड वर्ड। ठीक है, पैसिफिस्ट और रिबेलियन को भी एंटोनिम मान ही सकते हो। कुलदीप पे नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी आपका, 3-4 सेंटेंस और कहना चाहते हो तो आप। नेक्स्ट आओ 26, एनर्जाइज। देखो एनर्जी से भर देना इज एनर्जाइज, एनर्जी से भर देना एनर्जाइज, और एनर्जी निचोड़ लेना इज एनर्वेट। एनर्वेट मतलब होता है बिल्कुल निचोड़ा सा महसूस हो रहा है। एनर्जाइज इज टू फिल विथ एनर्जी, vitalize, invigorate, और enervate is to exhaust, थका देना, to drain energy, एनर्जी निचोड़ के निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस शुरू हो रहा है। रेड लेटर डे, जिस दिन आप कोई रेड लेटर पोस्ट कर रहे हो अपने साथियों को, यानी कोई पार्टी वगैरह के लिए मैसेज कर रहे हो, यानी कि आप लेटर भेज रहे हो, है ना। शादी वगैरह में भी हम लोग लेटर रेड करके भेजते हैं। वो सब क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट डे है, एन इम्पॉर्टेंट डे। टू पेंट द टाउन रेड, यानी जब आप बहुत धूमधाम से खुशी मना रहे होते हो तो अपने घर के अलावा और भी सब जगह बिल्कुल सजा धजा देते हो, है ना। टू पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है टू सेलिब्रेट, ऑन ए लार्ज स्केल। लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहते हो मत लगाओ, सेलिब्रेट सफिशिएंट है। रेड टेपिज्म का हिंदी होता है लाल फीताशाही। जो फाइल्स होते हैं ना, उसके जो फीते होते थे पहले पुराने ज़माने में, वो लाल कलर के होते थे। तो फाइल पे फाइल धरे रह जाते थे और काम आगे बढ़ता ही नहीं था। तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज़ होना भी वही तो है, फाइल जमा होते चले जाना, यानी टू मेनी गवर्नमेंट formalities।
ठीक है। नेक्स्ट आओ रेड हेरिंग। रेड हेरिंग का मतलब सुनो ध्यान से। हेरिंग एक तरह का फिश है, लाल कलर का फिश होता है, और वो फिश ऐसा रेड करके चमकता है ना कि अगर कोई भालू वगैरह अटेंशन के साथ अपना फिश को पकड़ने के लिए बैठा है पानी में, नदी में, तो रेड हेरिंग क्या होता है ना, उसका ध्यान भटका देता है। ऐसा उछलता तो ध्यान भटक जाता है, उसके बाद उसके सामने से जो फिश निकल रही है वो भी नज़र से, वो भी चला गया, ख़त्म, हाथ से चला गया। तो रेड हेरिंग ऐसी चीज़ें होती है लाइफ में भी आपकी जो आपका ध्यान भटका दे। इसलिए रेड हेरिंग इज दैट डिस्ट्रैक्ट्स one's attention. नेक्स्ट आओ अब ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय होते हैं ऐसे लोग जो बहुत आपका अटेंशन खींचते हैं और उनको स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। इसे कहते हैं ना, बहुत कम लोगों का ब्लू आइज होता है, जिनका होता है तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक उनकी तरफ चला जाता है। तो इसीलिए ब्लू आइड बॉय इज दैट गेट्स स्पेशल अटेंशन। इसे कोई भी व्यक्ति जिसकी तरफ आप, जिसको आप कुछ ज़्यादा फेवर कर रहे हो, ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, बाकियों से ज़्यादा उसको बेनिफिट पहुंचा रहे हो, वो आपका ब्लू आइड बॉय है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम, रेयरली, विरले। आउट ऑफ द ब्लू, जैसे कहते हैं आउट ऑफ द ब्लू या बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, है ना, बोल्ड फ्रॉम द ब्लू या आउट ऑफ द ब्लू। अचानक कोई चीज़ जैसे आसमान से गिरे तो क्या कहेंगे, इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, यानी कि अचानक, जिसका हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, अनएक्सपेक्टेडली। एंड ये जो ब्लू रिबन है ना, इसको कई बार ब्लू रिबेंड भी कहोगे। जनरली क्या होता है ना, आर्मी वगैरह में पहले का, यहाँ की बात नहीं करूँगी मैं, ऑफ कोर्स इंग्लैंड की बात करूँगी। वहाँ पे कोई अच्छा काम करके आया होता था सोल्जर, तो उनको रिबन, ब्लू रिबन पहनाया जाता था ताकि वो दिखाई दे सके कि देखो कि इसने एक स्पेशल अचीवमेंट किया है। तो ब्लू रिबन या ब्लू रिबन केम टू बी नोन फॉर स्पेशल अचीवमेंट। और एक और लिख लेना, ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। अब इसमें देखो, इसमें दिया है ब्लू रिबन का, और रिबन ऑफ ब्लू सिल्क गिवन टू द विनर ऑफ ए कॉम्पिटिशन और एज ए मार्क ऑफ ग्रेट डिस्टिंक्शन, है ना। कौन सा रह गया नंबर? हाँ, 31 रह गया, 31। ओके, रेड कार्पेट वेलकम, सॉरी नंबरिंग भी गलत है, इसमें नंबरिंग गलत है इसलिए एक छूट गया मुझसे, रेड कार्पेट वेलकम छूट गया। रेड कार्पेट वेलकम जो है ना, ये वार्म वेलकम होता है। रेड कार्पेट वेलकम इज वार्म वेलकम। ठीक है।
रेड कार्पेट वेलकम इज वार्म वेलकम, जो बहुत गर्म जोशी के साथ स्वागत हो, ठीक है। अच्छा, अब आज तो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म करा दिया। अब मैं देखती हूँ फिर मैं क्या स्टार्ट करते हैं, परसों क्या स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये